Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about ethanol blending and what India can learn from Brazil. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian economy point of view. देखिए इस आर्टिकल में जो बातें बताई गई हैं उसको समझने के लिए पहले हमें ऑयल शॉक का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ऑयल शॉक होता क्या है? ऑयल शॉक मींस डिसरप्शन इन ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अगर ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाए किसी भी कारण से, वॉर के कारण या कुछ नेचुरल डिजास्टर के कारण, तो उस कारण से जब ऑयल के प्राइसेस क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसी फिनोमेना को कहा जाता है ऑयल शॉक। अभी तक तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी लार्जली फॉसिल फ्यूल से ही ड्रिवन है। अब फ्यूचर में और भी नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑल आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो लार्जली फॉसिल फ्यूल ही कोर ड्राइवर है ग्लोबल इकोनॉमी का। इस कारण से जब भी फॉसिल फ्यूल की सप्लाई पे डिसरप्शन आता है यानी कि ऑयल शॉक आता है, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होता है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से दुनिया के ज़्यादातर देशों में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ग्लोबल इकोनॉमी में दो मेजर ऑयल शॉक देखे गए ड्यूरिंग 1970s। पहला ऑयल शॉक 1973-74 में देखने को मिला बिकॉज ऑफ योम किपुर वॉर। योम किपुर इज एक्चुअली अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इजराइल। अक्टूबर महीने में होता है, सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। उसी फेस्टिवल के दौरान फोर्थ अरब इजरायली वॉर स्टार्ट हुआ था, जब कई सारे अरब कंट्रीज खासकर सीरिया, इजिप्ट ने कलेक्टिवली अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर, एंड दैट लेड टू फोर्थ अरब इजराइल वॉर, ऑल्सो नोन एज योम किपुर वॉर, जो 1973 में हुआ था। वो 1973 में हुआ, उसके एग्जैक्टली 50 साल बाद योम किपुर के दौरान ही 2023 में गाजा ने मैसिव अटैक किया था इजराइल के ऊपर, एग्जैक्ट 50 साल के बाद। और तब से 2023 से इजराइल कॉन्टिन्यूसली बॉम्बार्डिंग कर रहा है गाजा रीजन में, विच इज लीडिंग टू सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने वो फिल्म का नाम भी देखा था, द वॉइस ऑफ हिंद रजाब, राइट। तो योम किपुर वॉर 1973 में, फोर्थ अरब इजराइल वॉर, इस कन्फ्लिक्ट के कारण जब अरब और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, इजराइल को अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू किया, और फिर अमेरिका के सपोर्ट से जब इजराइल ने तमाम अरबिक कंट्रीज के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू किया, तो अरबिक कंट्रीज को एक बात समझ आ गई कि इजराइल को अगर हमें हराना है तो किसी भी तरीके से हमें अमेरिका को चुप करना होगा, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना होगा। एंड इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट या लिमिट अमेरिका, फिर अरबिक कंट्रीज ने फैसला किया कि वो ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे ताकि अमेरिकन इकोनॉमी या अदर वेस्टर्न इकोनॉमी को नुकसान हो, जिस कारण से आफ्टर योम किपुर वॉर देयर वाज एन ऑयल शॉक विटनेस्ड इन ग्लोबल इकोनॉमी। इस ऑयल शॉक का दुनिया के ज़्यादातर बड़े इकोनॉमीज पे, वेस्टर्न इकोनॉमीज एंड अमेरिका, इन सब पे नुकसान तो हुआ ही, भारत की इकोनॉमी पे भी नुकसान हुआ। भारत के अंदर जब अब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो फिर भारत के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आई। उस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान फिर उस समय की जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसके खिलाफ अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, जैसे गुजरात में हुआ, फिर बिहार में जेपी नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति मूवमेंट लॉन्च कर दिया इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे कारणों में बेरोजगारी वगैरह तो थी ही, साथ ही साथ महंगाई भी एक कारण थी, जिस कारण से भारत के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुआ। और उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ही फिर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दिया था। तो इससे मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो ऑयल शॉक शुरू हुआ विथ योम किपुर वॉर, उसका दुनिया के ज़्यादातर देशों पे इम्पैक्ट हुआ। भारत का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। इमरजेंसी लगाने के पीछे और भी कारण थे, इंदिरा गांधी जी का खुद भी जो पॉलिटिकल कैंडिडेचर था वो क्वेश्चन किया गया था, बट इकोनॉमिक कारणों में ये योम किपुर वॉर और उससे रिलेटेड ऑयल शॉक वाज अ रीजन कॉजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया।
वैसे ही वेस्टर्न इकोनॉमीज ने जब ये ऑयल शॉक देखा और उस कारण से उनकी इकोनॉमी को खूब नुकसान हुआ, तो उसके बाद वेस्टर्न इकोनॉमीज ने, जो दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उन्होंने मिलकर के आपस में ग्रुप बनाया हुआ है ओईसीडी। ओईसीडी ग्रुपिंग ने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। ये दुनिया की कुछ 38-40 डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने मिलकर के ग्रुपिंग बनाई है। उस ओईसीडी ग्रुप के देशों ने मिलकर के एक अलग से एजेंसी बनाई, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, 1974 में, जिसको काम दिया गया कि भविष्य में इस तरीके के ऑयल शॉक के अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस कराए टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ओईसीडी का भारत सीधा सीधा मेंबर नहीं है, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ ओईसीडी। तो इस कारण से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में भी इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर। तो मैं बस आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑयल शॉक। और ऑयल शॉक पहला देखने को मिला 1973-74 में बिकॉज ऑफ योम किपुर वॉर। यू कैन सी सडन स्पाइक इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल in international market in 1973 because of oil embargo imposed by Arabic countries. दूसरा ऑयल शॉक देखने को मिला 1979-80 के आसपास, ईरानियन रिवॉल्यूशन। ईरान इज ऑल्सो ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फॉसिल फ्यूल, और 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में डिसरप्शन आया, तो सेकेंड ऑयल शॉक देखने को मिला ग्लोबल इकोनॉमी में 1979-80 में। बट सेकेंड ऑयल शॉक तक दुनिया के ज़्यादातर देश काफ़ी प्रिपेयर्ड थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने आईईए बनाया हुआ था, और आईईए प्रोएक्टिवली काम कर रही थी टू प्रोटेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज अगेंस्ट ऑयल शॉक। उसके अलावा बाकी देशों ने भी, इंक्लूडिंग ब्राज़ील, उसने बहुत अच्छी प्रिपेयर्डनेस की अगेंस्ट सच काइंड ऑफ ऑयल शॉक। तो ब्राज़ील ने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लाया था 1970s में, आफ्टर फर्स्ट ऑयल शॉक, टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फिनोमिना इन फ्यूचर। उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है, और फिर उससे भारत क्या सीख सकता है उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखते हैं आगे। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑयल शॉक एंड द टू ऑयल शॉक फेस्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमीज इन 1970s, उसके बारे में आपको क्लैरिटी है। नाउ लेट अस सी व्हाट लर्निंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्राज़ील। देखिए, जब फर्स्ट ऑयल शॉक आया 1973-74 में, उसके बाद 1975 में ब्राज़ील लेकर के आया प्रोल कूल प्रोग्राम। प्रोल कूल प्रोग्राम के अंतर्गत ब्राज़ील ने एम किया कि अब इसको रिड्यूस करना है इट्स डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, और इस कारण से ब्राज़ील ने खूब सारा एथेनॉल प्रोडक्शन करना शुरू किया, और एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना शुरू किया, और अलग अलग तरीके की ब्लेंडिंग वाली फ्यूल को रिलीज करना शुरू किया। पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना, या 30% एथेनॉल को ब्लेंड करना। साथ ही साथ ब्राज़ील ने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भी स्टार्ट किए प्रोड्यूस करना। भारत में अब बनना शुरू हुआ है, 2020 में बनना शुरू हुआ है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ब्राज़ील ने 1970s में ही फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया था। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो होते हैं दैट कैन रन ऑन एनी मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एथेनॉल। वो 100% पेट्रोल पे भी चल सकते हैं, 100% पेट्रोल, या फिर वो ब्लेंडिंग 90% पेट्रोल 10% एथेनॉल, या 80% पेट्रोल 20% एथेनॉल, या इवन कुछ फ्लेक्स फ्यूल तो 100% एथेनॉल पे भी वर्क कर सकते हैं। इनको कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। तो ब्राज़ील के इस प्रोल कूल प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू किया अपने गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के साथ। साथ ही साथ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनाने शुरू किए, ताकि अलग अलग तरीके के कॉम्पोजिशन के साथ ये व्हीकल्स अपने आप को मैनेज कर पाए। और यही कारण है कि बाय 1979 सेकेंड ऑयल शॉक ब्राज़ील वाज मच प्रिपेयर्ड, एंड इट इज़ द रीज़न वाई सेकेंड ऑयल शॉक में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यही बताया गया इस आर्टिकल में कि भारत को भी ब्राज़ील से सीखना चाहिए, और ये जो करंट सिचुएशन है जिसमें गल्फ कंट्रीज के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस कारण से ऑयल सप्लाई थोड़ी डिसरप्ट हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, एलपीजी की क्राइसिस तो ऑलरेडी भारत में देखने को मिल रही है। इस स्थिति में भारत को ब्राज़ील से सीखना चाहिए, और ब्राज़ील के मॉडल को हमें भी अपने देश में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
क्या कर सकता है भारत? तो वी कैन स्केल अप आवर एथेनॉल प्रोडक्शन। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके के वर्सेटाइल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बना सकते हैं, ताकि हमारा क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। अब अगर एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें और उसको पेट्रोल से ब्लेंड करने की बात करें, तो इस डायरेक्शन में भारत सरकार ऑलरेडी एक पॉलिसी लेकर के आई। इसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। ये पॉलिसी लाया गया था साल 2018 में, इसको अमेंड किया गया 2022 में। जब ओरिजिनली ये पॉलिसी लाया गया था 2018 में, तो लक्ष्य रखा गया था कि बाय 2030, साल 2030 तक हम E20 पेट्रोल बेचेंगे या E20 पेट्रोल प्रोड्यूस करेंगे। E20 पेट्रोल मींस ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% तो पेट्रोल है, गैसोलीन है, 20% उसमें एथेनॉल ब्लेंडेड हो। इसको कहा जाएगा E20 पेट्रोल। तो दैट वाज द टारगेट सेट अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल इन 2018। और 2022 में ये जो टारगेट था हमारा 2030 तक का, उसको एडवांस करके कर दिया गया 2025, कि हम E20 पेट्रोल 2025 तक प्रोड्यूस करेंगे। और उस टारगेट को भारत ने मीट भी किया। सो इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम of 20% ethanol blending target was met by 2025, 5 years ahead of the original timeline। तो ओरिजिनल टाइमलाइन 2018 में रखा गया था 2030 का, हमने 2025 में इस टारगेट को अचीव कर लिया। हमने 2022 में अमेंड कर दिया था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल और कहा था कि 2025 तक हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, और हमने हासिल भी कर लिया। अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत को E20 से आगे बढ़ना चाहिए, E30, E40 फ्यूल भी प्रोड्यूस करना चाहिए, एथेनॉल प्रोडक्शन को रैंप अप करना चाहिए, और साथ ही साथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑयल सॉक्स एक्सपोज स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज ऑफ एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज। इसमें दुनिया भर के देशों ने क्या क्या प्रिपरेशन किया, इंक्लूडिंग इंडिया, उसके बारे में बताइए। तो भारत ने जो पहला ऑयल सॉक देखने को मिला 1973 में, उसके बाद ये जो IEA बनाई गई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बाय OECD कंट्रीज, इसने सजेस्ट किया था दुनिया के ज़्यादातर देशों को कि आप अपने अपने यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएं। खासकर अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं OECD को, उसने IEA सजेस्ट किया कि अपने यहाँ पे आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएं, जहाँ पे आप नॉर्मल दिनों में, जब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन नहीं है, उन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीद करके स्टोर करके रखें, ताकि डिसरप्शन के दिनों में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये IEA ने सजेस्ट किया था OECD कंट्रीज को। भारत ने उसी आइडिया को अपने देश में भी इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो फर्स्ट ऑयल सॉक के बाद ऐसा नहीं है कि भारत ने कुछ नहीं किया, इंडिया स्टार्टेड बिल्डिंग इट्स स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और संयोग की बात यह है कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व ओनली। तो क्या है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व, वो समझते हैं, और फिर हम लोग फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को आपस में रिलेट करके देखेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व इज 36% एम्प्टी। इट इज आवर सेकंड इन न्यूज ऑफ द डे, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट ऑयल शॉक हुआ 1970s में, तो उसके बाद, फर्स्ट ऑयल शॉक के बाद, दुनिया के ज़्यादातर देशों को एक बात समझ आ गई कि उनको अपने अपने यहाँ पे कुछ पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करके रखना चाहिए। और ये IEA ने भी सजेस्ट किया था OECD कंट्रीज को। तो भारत ने भी अपने देश में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करना शुरू किया। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैसे मेंटेन किया जाता है? तो अंडरग्राउंड केव बनाए जाते हैं रॉक वाले एरियाज में, जहाँ पे रॉकी रीजन है, जहाँ का जो अंडरग्राउंड बीनीथ जो सरफेस है वो रॉक से, बोल्डर से बना हुआ है, वहाँ पे अंडरग्राउंड केव बनाए जाते हैं, और वहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स को स्टोर करके रखा जाता है। और इस तरीके से भारत में 3 अलग अलग लोकेशंस पे स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए गए: मैंगलोर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एंड पदूर कर्नाटका। और ये जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए गए भारत में, वहाँ पे 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑयल को रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो ये हमारी कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स। भारत सरकार ने फैसला किया है कि 2 और वो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएंगे, उनको डेवलप किया जा रहा है।
एक चांदी खोल उड़ीसा में और दूसरा पदूर कर्नाटका में। ये जो दो और बना दिए जाएंगे तो इनकी एडिशनल कैपेसिटी होगी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। अभी कैसा है? अभी टोटल कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स फ्रॉम 3 एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी। विशाखापट्टनम वाला का कैपेसिटी है 1.33, मैंगलोर वाला का कैपेसिटी है 1.5। सबसे बड़ा जो अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो है पदूर में इन कर्नाटका। दो अपकमिंग आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन सेकेंड फेज। सबसे बड़ा हो जाएगा उसके बाद चांदी खोल उड़ीसा वाला 4 मिलियन मेट्रिक टन्स वाला। पदूर में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा है। येलो कलर से जो आप देख रहे हैं, ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जा रहा है। तो जो नए वाले बन रहे हैं उनकी टोटल कैपेसिटी दो ही है नंबर्स में, बट उनकी कैपेसिटी है 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भारत के हैं, इट इज मैनेज्ड बाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है नोएडा में। अब करेंटली जो भारत की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करने की कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, उसमें से सिर्फ 3.7 मेट्रिक टन से ही हमारा अभी करंट स्टॉक है, यानी कि 36% कैपेसिटी इज एम्प्टी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में जितना ऑयल अवेलेबल है, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू मीट अबाउट 9.5 डेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। जबकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहता है कि 90 दिनों का हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। बट 90 दिनों का रिजर्व किस सेंस में? देखिए, 90 डेज का रिजर्व होना चाहिए टोटल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्लस कमर्शियल स्टॉक्स। कमर्शियल स्टॉक्स मतलब जो हमारी कंपनियां हैं हमारे देश के अंदर, ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां हैं, ओएनजीसी, आईओसीएल, रिलायंस, इनके पास भी तो कुछ क्रूड ऑयल स्टॉक में है। तो कमर्शियल स्टॉक प्लस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्टॉक मिला करके टोटल 90 डेज का रिजर्व होना चाहिए, ऐसा आईईए सजेस्ट करता है। भारत के पास जो अभी रिजर्व है वो लगभग 74 डेज का है। 9.5 डेज के आसपास हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में है। बचा हुआ लगभग 64-63 डेज का रिजर्व हमारे कॉमर्शियल स्टॉक के फॉर्म में है, बट इट इज स्टिल बिलो द 90 डे बेंच मार्क। सो दैट इज इंडियाज प्रेपरेडनेस। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारत की प्रेपरेडनेस आफ्टर फर्स्ट ऑयल शॉक। और भारत और क्या कर सकता है? ब्राजील से लर्न करके फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स को बना सकता है और एथेनॉल ब्लेंडिंग को और ज्यादा रैंप अप कर सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड वाटर डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है सिंस 1993। वर्ल्ड वाटर डे वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 आफ्टर अर्थ समिट। अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुई ब्राजील के अंदर, उसका पूरा नाम है, अर्थ समिट को ऑफिशियली कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसी समिट में 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन फाइनलाइज हुए थे: यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये 3 जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन है यही अर्थ समिट पर फाइनलाइज हुए थे। वहीं अर्थ समिट में 1992 में फैसला हुआ कि हम लोग हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे एज वर्ल्ड वाटर डे। और तब से 1993 से अगले साल 1992 में तो अर्थ समिट हुई, 1993 से वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका मकसद है फ्रेश वाटर के कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना। तो वर्ल्ड वाटर डे का जो एम है फ्रेश वाटर के कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना, इट अलाइंस विद एसडीजी नंबर 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, विच सेज वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। वर्ल्ड वाटर डे 2026 की बात करें तो इसका थीम है वाटर एंड जेंडर। द थीम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन वाटर मैनेजमेंट। तो वीमेन और गर्ल्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट में, इसको हाईलाइट करने के लिए साल 2026 का थीम रखा गया है वाटर एंड जेंडर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम मोदी became longest serving head of the government in India। प्रेम्स पर्सपेक्टिव से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया। उन्होंने टोटल एक हेड ऑफ
गवर्नमेंट के तौर पे 8,931 दिन बिताए हैं। पहले वो गुजरात के सीएम थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो टोटल वो पहले हेड ऑफ गुजरात स्टेट थे, अब हेड ऑफ इंडियन स्टेट हो गए। टोटल उन्होंने इस तरीके से 8,931 दिन बिताए हैं। एंड ही हैज सरपास्ड द रिकॉर्ड ऑफ पवन कुमार चामलिंग जी, who remained Chief Minister of Sikkim for 8,930 days. That was a record of पवन कुमार चामलिंग जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, 8,930 डेज उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कुछ टाइम तक वो सीएम रहे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री रहे। अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। 16 साल 286 दिन वो प्रधानमंत्री रहे, राइट्स फ्रॉम 1947 टू 1964। दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर में आता है नाम इंदिरा गांधी जी का, 15 साल 350 दिन। और तीसरे नंबर पे अगर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सिर्फ बात की जाए कि किसने सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताया है एज प्राइम मिनिस्टर, तो तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री करेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिए कि पीएम मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ, तो ओनली प्राइम मिनिस्टर टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक जितने भी और प्रधानमंत्री हुए थे सब आजादी से पहले उनका जन्म हुआ था। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। राइट टू वोट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कल का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है। वियतनाम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कोर। थोड़े बहुत एरिया वियतनाम के माने जा सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा हो, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कोर। इंडक्शन कुकर works on the principle of electromagnetic induction, where changing magnetic field induces current in cooker where that is true. Heat is generated directly in the cooking vessel due to induced eddy current rather than burner itself. That statement is correct. यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट से बात की जाए तो दिसंबर 2025 तक भारत के 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस इसमें इंक्लूडेड थे। रिसेंटली इंक्लूड किया गया है दीपावली को, गरबा ऑफ गुजरात, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता वेयर इंक्लूडेड अर्लियर, not in the year 2025. That is why only first statement is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.